बैक वंस अगेन जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ एंड आप कॉल इन करना चाहिए और मोर देन वेलकम। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सब बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जी। इनके बारे में क्या कहूँ, ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। डेमोक्रेसी के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आजकल एक बहुत अहम ओहदे पे फायज हैं और मैं इनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा पहले आप पैकेज देखें, उसके बाद हम वापस आएंगे, अब फिर हम इनसे बात करेंगे। निसार अहमद खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं। वो अप्रैल 2008 से सिंध असेंबली में बतौर स्पीकर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सियासी अहमियत के हामिल शहर लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार अहमद खोड़ो खानदानी सियासी पस मंजर रखते हैं। उनके चचा अयूब खोड़ो सिंध के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ तहरीक इस्तिक़लाल से किया, लेकिन 1987 से पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन बन गए। 1990 में उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना का सदर और इसी साल सिंध असेंबली में डिप्टी अपोजिशन लीडर भी नामजद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में निसार खोड़ो का शुमार ज़हीन और मुदल्लल गुफ्तगू करने वालों में होता है। आपको मुश्किल तरीन सियासी हालात में पार्टी से वफादारी और कुर्बानियों के लिए इज्जत की निगाह से जाना जाता है। आइए मिलते हैं निसार अहमद खोड़ो से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और हमारे साथ मौजूद हैं जी वन एंड ओनली निसार अहमद खोड़ो साहब। स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी इसने इतनी हिंट्स दे थी पैकेज दिखाने से पहले कि अगर ना भी नाम बताता तो लोगों ने गेस कर लिया होगा। शुक्र है अल्लाह का, थोड़ी बहुत जान पहचान है। अच्छा, मैं निसार साहब एंटर हुए तो मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने निसार साहब को कहा कि माशाल्लाह पर्सनालिटी आपकी इतनी अच्छी, आवाज इतनी गरजदार किस्म की है, तो आपको तो रेडियो और टीवी पे काम करना चाहिए था। बस ये आवाज फटी जब अपोजिशन का किरदार अदा करते थे और बोलने नहीं दिया जाता था, तो यकीनन थोड़ा सा सुर पे जोर लगाना पड़ता था। नहीं तो वैसे खोड़ो साहब कभी मतलब शौक रहा आपको कि मैं भी टीवी पे मतलब बचपन ये जवानी में होता है ना, बंदा यंगस्टर होता है कि यार मैं भी टीवी शीवी पे हूँ। आवाज तो आपकी बहुत अच्छी। नहीं, मैं एक दफा जावेद जबार साहब वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उनके साथ सलाम दुआ थी, तो उनके साथ गए थे उधर उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन करा लो। अच्छा, करा लिया ऑडिशन। थोड़ी सी नर्वस था। अच्छा, और फिर नर्वस होने की वजह से उन्होंने नौकरी नहीं दी। ठीक, वो सियासत तो आपने फिर उनसे बात की आपके यार तुम दे देते तो अच्छे फायदे में रहते। नहीं, पर पहले ही रिजेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने कहा छोड़ो। उसके जावेद जबार से मिलना छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा खोड़ो साहब, ताल्लुक आपका लाड़काना से, लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एक समझा जाता है। आपने अमली सियासत में जो कदम रखा वो स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर दिया? नॉट रियली। मैं अमली आप कह सकते हैं लोकल लेवल पर ही सही, लेकिन मेरी पहली पार्टी तहरीक इस्तिक़लाल पाकिस्तान थी। ओके, जो 79 में मैंने ज्वाइन की थी। ठीक। और फिर उसको 86 तक तो था मैं उनके साथ, फिर मैंने उनको छोड़ा और 87 में पीपल्स पार्टी में आया। 87 में, उसके बाद से आप 87 के बाद? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछा कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आपने एक दो बड़े स्ट्रॉन्ग बयानात दिए थे भुट्टो साहब के अगेंस्ट 79-80 में, कहीं मैं रिसर्च में पढ़ा था, तो शायद उसकी वजह ये मैं बहुत से लोगों को कहता रहा हूँ, मैं बहुत से लोगों को कहता रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों को कहा भी कि जाओ सारे अखबारों के वो रिकॉर्ड देख लो। हाँ, हाँ। और मुझे ला के दो कि अगर मैंने कुछ भुट्टो साहब के, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इस तरह लोगों ने कहा होगा। हाँ। लेकिन आप भी कभी देखें ना, कोई कटिंग देखें, हाँ। तो मेहरबानी फरमा कर फिर मुझे बुलाइएगा, जरा दिखा दीजिएगा कि अगर मैंने कुछ कहा है। नहीं, लेकिन तहरीक इस्तिक़लाल में थे और तहरीक इस्तिक़लाल जी, मैंने तहरीक इस्तिक़लाल ज्वाइन की थी 79 के दिसंबर में। ओके। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया गया था 77 में। बिल्कुल ठीक है। जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीएनए अपनी मूवमेंट चला रही थी, तो सख्त बयानात भुट्टो साहब के खिलाफ अगर दिए गए थे तो उस मूवमेंट के दौरान दिए गए थे। एग्जैक्टली। ठीक है, और उस वक्त में तहरीक इस्तिक़लाल में था ही नहीं। आप बड़े अरसे से सियासत में, आपने बताया 79 के बाद से, और आपने क्या कहते हैं डिफरेंट ओहदे भी रखे, अपोजिशन लीडर भी रहे आप, मिनिस्टर भी रहे आप,
माशाल्लाह स्पीकर हैं आजकल, पावर इन्फ्लुएंस वाली पोजीशंस में भी रहे। जानना ये चाहूँगा कि इतने अरसे में कराची आपके सामने इवॉल्व हुआ, मतलब ओवर द इयर्स कराची ने शक्ल बदली, 70s का कराची और था, 80s का और था, 90s का। अब जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, आपके तो नब्स पे हाथ होना चाहिए कि ये एक्चुअल मसला क्या है, और आपके तो कोalition पार्टनर्स हैं इस वक्त, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ANP, QM, आप तीनों हुकूमत में हैं। आपकी तो अपोजिशन बराए नाम वो जहां मदद अली साहब है मेरे ख्याल में, जिनका PML फंक्शनल से ताल्लुक है, और वो भी बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन में है। तो क्यों मसला हल नहीं हो रहा? ये तो आप सब अगर इतना मिल के चल रहे हैं। कोई जमाना था जब ज़ियाउल हक ने सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी थी, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स निकले थे, ग्रुप्स बने थे, अपने आप को कभी कोई नाम देता था, कोई देता था, कोई देता था। फिर उन्होंने ये समझ लिया, इवन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी यकीनी तौर पर हथियार आ गए। सही। किलिंग्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इनसिक्योर हुए। आपको याद होना चाहिए कि कभी कोई जमाना था जो हॉस्टल्स के चौगिर्द बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई थी कि वो कंट्रोल्ड रहें। जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक। अब इतनी अनइंटरप्टेड सप्लाई जब हो और सियासी सरगर्मियां भी न हो, तो कोई ना कोई तो थोड़ा सा जोर पकड़ेगा। अच्छा। अब ड्रग माफिया हुई, कराची शहर है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंशियल ट्रेड, फाइनेंशियल हब, यहां हर एक आदमी को रोजगार के तरीके मिलते हैं। कोई जमाना था यहां इलीगल इमिग्रेंट्स इतने आए हैं कि अभी तक शुमार ही नहीं है कि कितने हो सके हैं। ओके। इलीगल इमिग्रेंट्स अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए क्या करेंगे? आई कैन से कि यस, हाँ, वो भी वेपन का सहारा ले सकते हैं। सही। ठीक है जनाब। फिर अफगान ट्रांजिट्स, वो जो यहां आए ज़ियाउल हक के जमाने में अफगान मुजाहिदीन, वापस गए या नहीं गए? जब आए थे तो क्या लेके आए थे? आज IDPs के लिए कहा जा रहा है कि आए हैं तो कुछ ना कुछ हथियार लेके आए हैं। सही। वो सारी कुछ चीजें हैं। फिर यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हब की वजह से यकीनी तौर पर फिर यहां की प्रॉपर्टी, लैंड माफिया की बात करें आप। लैंड माफिया, यहां सेक्टेरियन राइट्स हुए हैं, आपका यहां सेक्टेरियन राइट्स हुए हैं, लिंग्विस्टिक चीजें हुई हैं। इन सारी चीजें के देखकर कराची सेंटर बना रहा है। ज्यादातर कराची में, हैदराबाद में कम, सक्खर में कम, कहीं और शहरों में कम हुई होगी, लेकिन कराची बीइंग द पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसके अपने अपने एक वो हैं चीजें, बड़े शहर के अच्छी चीजें भी हैं और ये बुरी चीजें भी हैं। पॉलिटिकल इशू नहीं है ये, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, बात सुने, मैं आपकी बात को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूं और थोड़ी समझ भी आ गई है। कोई जमाना था पहले कि जनरल मुशर्रफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पे आया 2002 की हुकूमत बनाने के वक्त। जी हाँ। इलेक्शंस हुई 2002 की हुकूमत बनाने के वक्त। एक्चुअली हक तो पीपुल्स पार्टी का था क्योंकि उसके मेंबरान 68 मेंबर्स थे और सबसे बड़ा पार्लियामेंटेरियंस, अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ही कह दें, उसके 68 मेंबर्स थे। हक तो उनका था, जमहूरी तौर पर यही है, लेकिन नहीं किया गया और एक नई हुकूमत इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप बैठाकर और बनाई गई। और जनरल मुशर्रफ ने आके खुद टेलीविजन पे अनाउंस किया कि मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हुकूमत में शामिल इसलिए किया कि मैं कराची के लिए अमन खरीदना चाहता हूं। ये अल्फाज थे जनरल मुशर्रफ के। आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी कोई रिकॉर्ड होगा और यकीनन आप देख सकते हैं। वह ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत महसूस होती है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इज द बेटर। अच्छा कौर साहब, एक छोटी सी लेनी है। ख़वातीन आज़ाद, स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।